द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ बीटा ब्लॉकर जो एंजाइना के अंदर हम देते हैं सेफली उन पेशेंट्स के अंदर जिनको एंजाइना और साथ सीओपीडी पेशेंट के अंदर सीओपीडी वाला पेशेंट है और उसका आपने बीटा ब्लॉकर्स देनी है एंजाइना के लिए तो मेटोप्रोलोल देंगे। अब जो बीटा वन सेलेक्टिव B1 सेलेक्टिव आपकी ज़्यादातर जो बीटा ब्लॉकर्स होती हैं वो A से लेकर M तक के अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती हैं, साथ पिनाडोलोल और एसिबिटोलोल इनको हम एंजाइना में देते हैं क्योंकि इनकी इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी होती है। तो आप मेटोप्रोलोल को दोगे ऐसे वाले पेशेंट्स के अंदर जिनको सीओपीडी है और साथ एंजाइना हो रहा है। क्या चीज़ जो होती है ना वो हमने 24 आवर्स पहले स्टॉप कर देनी होती है, अदरवाइज़ आपको लैक्टिक एसिडोसिस डेवलप हो सकती है। तो मेटफॉर्मिन आपने 24 आवर्स के लिए स्टॉप करनी होती है, अदरवाइज़ आपको लैक्टिक एसिडोसिस डेवलप हो सकती है। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको मेटफॉर्मिन आपने 24 घंटे पहले बंद करनी होती है कि लैक्टिक एसिडोसिस डेवलप ना हो जाए, ठीक है। और जो मेटफॉर्मिन होती है ना वो फर्स्ट लाइन आपकी एंटी डायबिटिक ड्रग है उन पेशेंट्स के अंदर जो कि ओबीज होते हैं और उनको न्यूली डायग्नोज हुई है डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2। और प्रेगनेंसी के अंदर हम इंसुलिन को प्रेफर करते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर आपने इंसुलिन देनी है, लेकिन अगर एक ऐसा पेशेंट जो कि ओबीज है और उसको न्यूली डायग्नोज हुई है डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 तो आपने उसको मेटफॉर्मिन देनी है। हाइपर थायराइड पेशेंट था और उसको टेकीकार्डिया डेवलप हो गया तो उसको हम बीटा ब्लॉकर्स देंगे। अगर तो एक हाइपर थायराइडिज्म का पेशेंट है और उसको टेकीकार्डिया डेवलप हो गया, उसका हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। राइट मिडल सेरेब्रल आर्टरी डैमेज हो जाती है, लेफ्ट साइडेड वीकनेस की करेगी, ठीक है। जब आपकी राइट मिडल सेरेब्रल आर्टरी डैमेज होती है तो आपको लेफ्ट साइड की वीकनेस होती है। रिमेंबर कि जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है ना फॉर अपर बॉडी वीकनेस और जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है वो लोअर बॉडी की वीकनेस के लिए होती है, क्योंकि जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर होता है फॉर स्पीच इज द मोस्ट कॉमनली लेफ्ट हेमिस्फीयर इवन इन द लेफ्ट हैंडेड, सो दिस ऑप्शन सीम्स मोर करेक्ट, ठीक है। कि जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी होती है ना वो आपकी अपर बॉडी की वीकनेस करती है और जो आपकी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है वो आपकी लोअर बॉडी की वीकनेस करती है। और जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर होता है स्पीच का वो ज़्यादातर आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर ही होते हैं, चाहे आप राइट हैंडेड हो चाहे आप लेफ्ट हैंडेड हो। यूजुअली लेफ्ट हैंडेड लोगों के अंदर भी जो डोमिनेंट हेमिस्फीयर होता है स्पीच के लिए वो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर ही होता है। तो जब राइट मिडिल सेरेब्रल आर्टरी डैमेज होगी तो आपको लेफ्ट साइडेड की वीकनेस होगी। डिसइंफेक्शन के लिए हम अल्कोहल या क्लोरहेक्सिडीन को यूज़ करते हैं। स्किन को क्लीन करने के लिए हम अल्कोहल क्लोरहेक्सिडीन को यूज़ करते हैं। गम्स की ब्लीडिंग हो रही है, साथ उसको इकीमोसिस हो रही है तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से आपको गम्स ब्लीडिंग होती है, इकीमोसिस होती है। और स्किन डिसइंफेक्शन के अंदर अल्कोहल और क्लोरहेक्सिडीन हम यूज़ करते हैं। न्यूरोटिक पेशेंट थी, उसकी पीएच 7.5 है, जो उसके बाइकार्बोनेट के लेवल्स हैं वो 21 है और जो पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाई है, हायर साइड के ऊपर है 44 है। तो रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस होगी। अल्कोलोसिस जैसे कि पीएच जो 7.4 से ज़्यादा है तो उसको अल्कोलोसिस हुई हुई है। और रिस्पायरेटरी इसलिए है क्योंकि उसका पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाइकार्बोनेट उसका कम हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड उसकी जो है वो 44 है, ठीक है। 40 नॉर्मल आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 35 से 45 के दरमियान होती है, लेकिन उसका बाइकार्बोनेट कम हो रहा है, ठीक है। बाइकार्बोनेट जब कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड आपका हायर साइड पे हो तो इसका मतलब है कि आपको रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस हो रही है। सर्जन ऑपरेट कर रहा था सर्जरी, उसने ब्लड को ऊज आउट होते हुए देखा है लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी से। तो कौन सी वेन डैमेज होगी? तो लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी के साथ आपकी जो ग्रेटर कार्डिक वेन होती है। अगर एक ऐसा पेशेंट, ऐसा सर्जन जो सर्जरी कर रहा है और उसको लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी से के करीब ही आपको ब्लड निकलता हुआ नजर आ रहा है तो उसकी ग्रेटर कार्डिक वेन डैमेज हो जाएगी। तो लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी के साथ रिलेशन में ग्रेटर कार्डिक वेन होती है। सीएनएस माइलिन शीथ के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। जो आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीथ होती है उसमें आपके ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं। 2/3 जो लंग वॉल्यूम होता है वो डायफ्राम से इंक्रीज हो जाता है। लिपिड्स हमें 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी देते हैं। लिपिड्स के 1 ग्राम से हमें 9 किलो कैलोरीज एनर्जी मिलती है। जो फाइनल प्रोसेस है ना प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म का, और जो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनती हैं वो आपकी गोल्जी बॉडीज़ में मिलती हैं। अगर तो सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन का पूछा हुआ होगा तो फिर आपने कहना है कि लेकिन प्रोसेसिंग के बारे में बात नहीं की होगी तो फिर आपने रफ एंडोप्लाज्मिक करना है। लेकिन अगर प्रोसेसिंग की भी है कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की जो फाइनल प्रोसेसिंग है और साथ जो ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन है वो गोल्जी बॉडीज़ में होती है। कौन सा रूट है जिसकी सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी होती है? जो आईवी रूट होता है, इंट्रावेनस रूट होता है, इसकी सबसे ज़्यादा बायो अवेलेबिलिटी होती है। और यूट्रस और ब्रेस्ट की रिग्रेशन हो जाती है पार्चुरेशन के बाद लाइजोसोम्स की वजह से। लाइजोसोम्स की वजह से आपकी यूट्रस और ब्रेस्ट दोनों की रिग्रेशन हो जाती है। मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट यूरेकस बनाता है। यूरेकस जो रेमिनेंट ऑफ यूरेकस, प्लीज रीड एम्ब्रियो फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव पोर्शन ऑफ द फर्स्ट रेड, वेरी हाई हियर, लर्न ऑल द टेबल्स इन इट, ठीक है। तो जो मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट होता है ना वो यूरेकस बनाता है, ठीक है। मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट जो है ना वो यूरेकस का जो है ना वो आपका मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट बनाता है। और जो यूट्रस और ब्रेस्ट की रिग्रेशन होती है पार्चुरेशन के बाद, बर्थ के बाद, वो लाइसोसोम से होती है।
एरेक्नॉइड हेमरेज, सब एरेक्नॉइड हेमरेज के लिए हम जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो निमोडिपीन है। सब एरेक्नॉइड हेमरेज की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो निमोडिपीन है। एक पेशेंट है, उसकी फूड पॉइजनिंग की वजह से डेथ हो गई, तो बॉटलिज्म उसको डेवलप हुआ होगा। बॉटलिज्म की वजह से आपको फूड पॉइजनिंग होती है और डेथ हो सकती है। अब एक पेशेंट है, उसको बुखार हुआ, मलेज हो रहा है पिछले 10 दिनों से, और उसके डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड जो हैं वो पैल्पेबल हैं और गैस्ट्रिक एरिया के अंदर, तो उसको पैलेटाइन टॉन्सिल या फिर जगुलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड्स होंगे। ठीक है, पैलेटाइन टॉन्सिलाइटिस होगा और जगुलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड्स उसके पैल्पेबल हैं कि उसको बुखार है, मलेज है 10 दिन से, और साथ उसके डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स डाइगेस्ट्रिक एरिया के अंदर पैल्पेबल हैं, तो पैलेटाइन टॉन्सिलाइटिस होगा जिसमें आपके जगुलो डाइगेस्ट्रिक लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं। कार्डिक आउटपुट को जब हम डिवाइड करते हैं हार्ट रेट से तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाता है। तो जो कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। कार्डिक आउटपुट हमें मिल जाता है जब हम स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। लैटरल वेंट्रिकल एंटीरियर पार्ट रूफ फॉर्म बाय, ठीक है, लैटरल वेंट्रिकल की जो रूफ है ना, एंटीरियर पार्ट, लैटरल वेंट्रिकल का जो एंटीरियर पार्ट है उसकी जो रूफ होती है वो आपके कॉर्पस कैलोजम से बनती है। ठीक है, कॉर्पस कैलोजम रूफ बनाता है लैटरल वेंट्रिकल के एंटीरियर पार्ट की। एक 20 साल का बच्चा था, उसको रिमैटिक वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ थी, उसको जो है साथ उसके लो ग्रेड उसको हल्का बुल्का बुखार भी रह रहा है पिछले 2 हफ्तों से, और उसको पैन सिस्टोलिक मरमर हमें सुनाई दे रहा है, और साथ उसकी स्प्लीन भी एनलार्ज हो गई है, हाथों पे हमें क्लबिंग नज़र आ रही है। तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट हम देंगे वो इंजेक्शन सिप्रोफ्लॉक्सासिन होगा। सिप्रोफ्लॉक्सासिन हम देंगे उन पेशेंट्स के अंदर जिनको मरमर है, स्प्लीनोमेगैली है, क्लबिंग हो गई है और उसको रूमेटिक वैल्वुलर हार्ट डिजीज़ है और अब लो ग्रेड फीवर भी हुआ है। मेटोक्लोप्रोमाइड एक आपकी ऐसी एंटीमेटिक ड्रग है जो कि गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को टाइम को इंक्रीज़ कर देती है और इन्हांस करती है आपके गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन की कॉम्पिटेंसी को। मेटोक्लोप्रोमाइड गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन की कॉम्पिटेंसी को इन्हांस करती है, गैस्ट्रिक एम्पेटिंग को भी इंक्रीज करती है। ऑर्डेनसेट्रोन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि ये आपके सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट होती है, 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होती है ऑर्डेनसेट्रोन, जो कि एक पोटेंट एंटी एमेटिक है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ के अंदर आपकी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। जो ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ होती हैं इनमें फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। एंजियोटेंसिन आपकी थर्स्ट को ज़्यादा कर देता है, एंजियोटेंसिन से आपको प्यास ज़्यादा लगती है। डिहाइड्रेशन के दौरान जो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है तो ADH आपका ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसने क्या करना है, वाटर को प्रिजर्व करना है। आप ऑलरेडी वाटर डेप्रीवेशन वाली स्टेट में हो, आपको डिहाइड्रेशन हुई है तो आपका ADH ज़्यादा हो जाता है। अब एक पेशेंट था, उसका ब्लड प्रेशर हाई है, मतलब 200/100 है, उसका क्रेटिनिन आपने कराया तो वो भी 8 था। तो क्या चीज़ इंपेयर्ड होगी, उसके JG सेल जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स उसके इंपेयर्ड हो गए हैं, जिसकी वजह से उसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा हाई है और क्रेटिनिन भी उसका ज़्यादा हो गया है। मेजर बाइकार्बोनेट एब्जॉर्प्शन जो होती है वो PCT से होती है। बाइकार्बोनेट सबसे ज़्यादा जो आपके प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड टिब्यूल से एब्जॉर्ब होते हैं किडनी में, 40% जो आपका बाइकार्बोनेट है, और जो 40% आपकी सोडियम की एब्जॉर्प्शन होती है वो डिस्टल कॉन्वलेटेड टिब्यूल से होती है। लेकिन जो 85 से 90% तक आपका बाइकार्बोनेट और 60% आपका सोडियम प्रॉक्सिमल कॉन्वलेटेड टिब्यूल से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, PCT से आपका 60% सोडियम और 85 से 90% तक बाइकार्बोनेट PCT से एब्जॉर्ब होता है, और 40% बाइकार्बोनेट और सोडियम आपका DCT से या डिस्टल कॉन्वलेटेड टिब्यूल से एब्जॉर्ब होता है नेफ्रॉन की। एक फिशरमैन था, वो सी फूड खा रहा था पिछले 6 महीनों से, अब उसको गम्स ब्लीडिंग स्टार्ट होगी और इक्कीमोसिस डेवलप होगी। तो किस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी, विटामिन C की। अगर किसी भी पेशेंट को इक्कीमोसिस और साथ गम ब्लीडिंग हो तो विटामिन C की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन जो एनीमिया होगा उसको विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होगा, क्योंकि डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम की वजह से आपको एनीमिया डेवलप हो जाता है। फॉस्फोलिपिड कार्डियोलिपिन आपके एक्सक्लूसिवली माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में होते हैं। जो फॉस्फोलिपिड कार्डियोलिपिन्स होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। अब एक वमन थी, उसको 10 दिनों से बुखार है, ठीक है, और साथ उसका चेस्ट पेन रेडिएट कर रहा है बैक पे। रसलिंग साउंड अगर आपको लेफ्ट साइड ऑफ द स्टर्नम के ऊपर मिल रही है ऑस्कल्टेशन के ऊपर, तो इसका मतलब है उसको पेरिकार्डाइटिस डेवलप हो गया है। बुखार होगा, ठीक है, साथ उसको पेन उसको कैरी होगी, लेफ्ट साइड चेस्ट पेन है जो कि बैक पे रेडिएट कर रहा है, और साथ आपको रसलिंग साउंड अगर मिलती है ऑस्कल्टेशन के ऊपर स्टर्नम में, तो दैट इज पेरिकार्डाइटिस। स्लाइट रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस जो होती है वो हाइपर वेंटिलेशन की वजह से हो जाती है। जब आप तेज़ी से सांस लेते हो या हाइपर वेंटिलेशन के अंदर आपको थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रिस्पायरेटरी अल्कोलोसिस डेवलप हो जाती है। अब एक पेशेंट है, उसका पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा हुआ है, हीमोग्लोबिन कम है और ALP उसका नॉर्मल है। अगर पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा हो, हीमोग्लोबिन कम हो, तो इसका मतलब है क्रॉनिक रीनल फेलर है। क्योंकि क्रॉनिक रीनल फेलर वाले पेशेंट्स के अंदर पैराथायराइड हार्मोन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि विटामिन D की डेफिशिएंसी हो रही है उनको और हीमोग्लोबिन उनका लो होता है।
और द नेक्स्ट इज़ के जर्मन मीजल्स अगर 6 वीक्स पे हो रही है प्रेग्नेंट लेडी को तो कैटरेक्ट का रिस्क हो सकता है। अगर एक ऐसी पेशेंट जो कि 6 वीक प्रेग्नेंट थी और उसको अगर जर्मन मीजल्स हो गई है, रुबेला हो गया, तो उसको कैटरेक्ट हो सकता है उसके बेबी में। स्पायरोइलेक्ट्रॉन का मैकेनिज्म ये होता है कि ये एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती है जो आपके डिस्टल कॉन्जुगेट ट्यूब्यूल्स के अंदर होती हैं और फार्माकोलॉजिकल एंटागनिज्म करती है, पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक होती है। ठीक है, डिस्टल कॉन्जुगेट ट्यूब्यूल के अंदर जो एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर्स होते हैं उनको एंटागनाइज करती है और पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक होती है स्पायरोइलेक्ट्रॉन। और जो एंडोथेलियल इंजरी होती है वो हमें विट्रोस्ट्राइड के अंदर मिलती है जो कि हमें कॉग्लोपैथी को शो करता है। न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर आपका जो वेजोमोटर टोन होती है वो लॉस हो जाती है। न्यूरोजेनिक शॉक के अंदर वेजोमोटर टोन लॉस हो जाती है। डिप्थीरिया टॉक्सिन आपके हार्ट को अफेक्ट करता है। प्यूरिन्स के डेरिवेटिव्स में यूरिक एसिड आता है। सर्कल ऑफ विलियस आपकी कैरोटिड आर्टरी और बेजिलर आर्टरी के दरमियान में होगा। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और बेजिलर आर्टरी के दरमियान में सर्कल ऑफ विलियस होता है। ठीक है, सर्कल ऑफ विलियस के अंदर 2 मेन आर्टरीज होती है, एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक बेजिलर आर्टरी। कार्डिक रिफ्लेक्स, कार्डिक रिफ्लेक्स होता है, इसमें आपकी ट्राइजेमिनल जो नर्व होती है उसका एफरेंट ऑफ्थेल्मिक डिवीजन होती है। ट्राइजेमिनल नर्व की ही जो ऑफ्थेल्मिक डिवीजन है उसका एफरेंट जो है वो ऑक्यूलो कार्डिक रिफ्लेक्स बनाती है। कफ रिफ्लेक्स की वजह से होता है। स्टिमुलेट इसके ब्रोंकाई के अंदर होते हैं, ट्रेकिया के अंदर होते हैं। इरिटेंट रिसेप्टर्स जो होते हैं ना वो रिफ्लेक्स को स्टार्ट करते हैं। कफ सेंटर होता है और फिर एफरेंट जो होते हैं ना इसके इफ्रेंट जो होते हैं वो वेगस फ्रेनिक और स्पाइनल मोटर नर्व से आपके एक्सपायरेटरी मसल्स के अंदर जाते हैं और क्रेनियल नर्व और 9 और 10 भी इन्वॉल्व होती है। तो जो वॉगस नर्व होती है वो आपकी कफ रिफ्लेक्स के अंदर इन्वॉल्व होती है। एपिनेफ्रीन आपके प्रीडोमिनेंटली इसके अल्फा-1 इफेक्ट्स होते हैं और ये एनाफाइलेक्सिस के अंदर इसे हम यूज़ करते हैं। एपिनेफ्रीन को हम एनाफाइलेक्सिस के अंदर यूज़ करते हैं, इसके प्रीडोमिनेंट अल्फा-1 इफेक्ट्स होते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव क्लस्टर होता है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्लूवॉक्सिसिलिन। ठीक है, जो स्टैफिलोकोकस है वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव का जो क्लस्टर होता है, जो स्टैफिलोकोकस होता है वो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपकी क्लूवॉक्सिसिलिन होती है। फीटल सर्कुलेशन में क्या होता है, जो राइट हार्ट होता है उसके अंदर कम ऑक्सीजन होती है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट हार्ट। ठीक है, फीटल सर्कुलेशन के अंदर आपकी जो राइट हार्ट होता है उसकी ऑक्सीजन कम होती है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट हार्ट। फूड जो हम लेते हैं, ठीक है, इन टर्म ऑफ गुड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स के आपने जो गुड कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो हम बताते हैं कि फूड के अंदर ये न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिएंट्स के बेस पे हम जो है वो फूड को जो है हम डिस्क्राइब करते हैं। अब जो इलास्टिक कार्टिलेज होता है वो आपके एपिग्लॉटिस में होता है। अब एक पेशेंट था उसका बीपी डिक्रीज़ हुआ है और हार्ट रेट उसका 43 है, मतलब ब्रेडिकार्डिया हुआ है, उसको सेलिब्रेशन हो रही है बहुत ज़्यादा, उसका जो है वो स्लाइवा प्रोड्यूस हो रहा है और ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के अंदर हम एट्रोपिन देते हैं। एक पेशेंट है उसको मल्टीपल फ्रैक्चर्स डेवलप हो गए हैं, तो आप सबसे पहले उसको क्या करोगे, फ्लूइड रिप्लेसमेंट हम करेंगे। एक्सपिरेशन के दौरान आपका वीनस रिटर्न कम हो जाता है। थर्ड हार्ट साउंड हमें तब मिलती है जब आपकी रैपिड फिलिंग्स होती है वेंट्रिकल की रैपिड फिलिंग के अंदर हमें थर्ड हार्ट साउंड मिलती है। आपने लिवर से बायोप्सी ली, पेशेंट को क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी था जो कि शो करेगा हमें फाइब्रोसिस की पिक्चर नजर आएगी विद सिरोसिस। ठीक है, फाइब्रोसिस पिक्चर ऑफ सिरोसिस नजर आती है। यंग पेशेंट है उसका HCV पॉजिटिव है। फर्दर एडवाइस हम क्या करेंगे, उसको हम PCR कराएंगे हेपेटाइटिस सी वायरस के अगेंस्ट। ASA डाटा हमें ऑर्डिनल डाटा होता है और जो U वेव और T वेव अगर आपको इन्वर्टेड मिल रही है और QT इंटरवल आपका प्रोलॉन्ग हुआ है तो इसका मतलब है कि हाइपोकेलीमिया है। हाइपोकेलीमिया के अंदर आपकी T वेव इन्वर्टेड हो जाती है, U वेव हमें नजर आती है और जो QT होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। स्टोनी डल साउंड आपको मिल रही है सेकेंड से लेके 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में, जो कॉज होती है स्टोनी डल की वो इसका मतलब है कि आपकी प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड है। कैंसर्स की जो स्टेजिंग होती है वो डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ इन्वेजन पे। पिछले 10 दिनों में पेशेंट को लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर के ऊपर पेन हुआ जो कि उसकी बैक पे रेडिएट कर रहा था और आपको रसलिंग साउंड मिल रही है ऑस्कल्टेशन के ऊपर, तो जो इन्फ्लामेशन होगी दैट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम।